हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 17 नवंबर और आज की इस क्लास में हम लोग 15 नवंबर 2022 की क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग 15 नवंबर 2022 की जो क्लास हुई थी उस क्लास का रिवीजन करेंगे। उसके बाद में जो लास्ट में गौरव सीरीज करवाई जाती है और आज की जो गौरव सीरीज का टॉपिक रहेगा वह रहेगा साइंस। यानी कि सबसे पहले हम 15 नवंबर 2022 की क्लास की जो करंट अफेयर्स थी उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद में जो गौरव सीरीज करवाई जाती है, गौरव सीरीज में जो टॉपिक करवाया गया साइंस, उस क्लास का इसमें हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको पूरी शुरू से लेकर आखिरी तक देखनी है क्योंकि यहाँ से आप लोगों का बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर जो आज का पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न बनता है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो जवाब देना है कि विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि विश्व मधुमेह दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो जवाब देना है कि इसको पहली बार वर्ष 1991 में मनाया गया था। बात आई है यहाँ पर मधुमेह की, यानी कि डायबिटीज़ की। ये डायबिटीज़ होता कैसे है, डायबिटीज़ किस प्रकार से होता है। बॉडी में जब उस इंसुलिन हार्मोन की कमी होने लगती है, जब इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है तो ग्लूकोज की मात्रा जो होती है शरीर में बढ़ने लगती है और उसी की वजह से क्या हो जाता है, उसी की वजह से डायबिटीज़ हो जाता है, यानी कि मधुमेह हो जाता है। बात आई है यहाँ पर इंसुलिन की। अगर इंसुलिन के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए इंसुलिन के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो इंसुलिन है वह कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो जवाब देना है कि जो इंसुलिन है वह अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होता है। अगर आपसे ये पूछ दे कि इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय ग्रंथि की कौन सी कोशिका से स्रावित होता है, तो जवाब देना है कि जो इंसुलिन हार्मोन है वह अग्न्याशय ग्रंथि की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है, बीटा कोशिका से। यहाँ से बहुत ही प्यारा प्रश्न बनता है अग्न्याशय ग्रंथि से संबंधित। पूछा जाता है कि हमारे शरीर की एकमात्र ग्रंथि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि से तात्पर्य हमारा ये है कि वह अंतःस्रावी ग्रंथि भी होनी चाहिए और बहिस्रावी भी ग्रंथि होनी चाहिए। आप लोगों को पता होगा जो ग्रंथियाँ होती हैं दो प्रकार की होती हैं, पहला अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा बहिस्रावी ग्रंथि। और उसी से संबंधित पूछा जाता है कि हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि बताइए जो कि मिश्रित ग्रंथि हो। तो जवाब देना है कि अग्न्याशय ग्रंथि जो है वह मिश्रित ग्रंथि है। अग्न्याशय ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जैविक घड़ी। हमारे शरीर की जो जैविक घड़ी है किस किस ग्रंथि को कहा जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे शरीर की जो जैविक घड़ी है वह कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है। जवाब देना है कि पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो जवाब देना है लीवर, यानी कि यकृत। अगर आपसे ये पूछते कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब बताना है थायराइड ग्रंथि। देखिए दो प्रश्न यहाँ से अलग अलग पूछे जाते हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन होती है यहाँ पर। एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर केवल पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि, केवल और केवल सिर्फ ये पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए, ना तो वहाँ पर लिखा होगा अंतःस्रावी ग्रंथि और ना ही वहाँ पर लिखा होगा बहिस्रावी ग्रंथि, तो जवाब देना है लीवर। अगर आपसे ये पूछ दे कि मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वह कौन सी ग्रंथि होती है, तब जवाब देना है थायराइड ग्रंथि। आशा करता हूँ ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो ये तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, लेकिन हमसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। किसे कहते हैं, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, जिसको हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि है उसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तब जवाब देना है कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि अभी हाल ही में प्रसार भारती के CEO कौन नियुक्त किए गए हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रसार भारती के CEO कौन नियुक्त किए गए हैं। तो जवाब देना है गौरव द्विवेदी। इनकी नियुक्ति कब की गई है, इनकी नियुक्ति 14 नवंबर 2022 को की गई है।
बात आई है यहाँ पर प्रसार भारती की। प्रसार भारती की अगर स्थापना पूछेगा तो बताएंगे कि जो प्रसार भारती की स्थापना है वह 1997 के अधिनियम से हुई थी। प्रसार भारती की स्थापना कौन से अधिनियम से हुई थी? 1997 के अधिनियम से। अगला पॉइंट है यहाँ पर 27वीं लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? 27वीं महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? तो जवाब देना है भारती दास। नेक्स्ट पॉइंट है कि बीसीसीआई के जो 36वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? बीसीसीआई के 36वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी साहब बने हैं। कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? जवाब देना है कल्याण चौबे। कौन बने हैं? कल्याण चौबे। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप तिर्की। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोज़ मैं आपको इसी तरीके से रिवीजन करवाता हूँ और ये जो क्लास है आपको डेली 6 AM पर करवाई जाती है। तो डेली इस क्लास को आप लोग कर लिया करिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाता है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 संबंधित है दक्षिण कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य से। ये अभी हाल ही में 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। कहाँ का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु का। बहुत ही प्यारा प्रश्न बनेगा कि तमिलनाडु का अभी हाल ही में तमिलनाडु का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य किसे अधिसूचित किया गया है? तो जवाब देना है दक्षिण कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ से प्रश्न कई प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। पूछा जाएगा कि दक्षिण कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो जवाब देना है तमिलनाडु में स्थित है। यह कौन से नंबर का वन्यजीव अभ्यारण्य बना है? तो जवाब देना है कि यह 17वां नंबर का वन्यजीव अभ्यारण्य बना है। बात की जाए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष से संबंधित है? जवाब देना है 1972 से। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का है। नेक्स्ट पॉइंट है कावेरी नदी से संबंधित। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो कावेरी नदी का उद्गम है वह कर्नाटक के कोडागु जिला से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वह कर्नाटक के कोडागु जिला से होता है। बात की जाए मेट्टूर बांध की। पूछा जाता है मेट्टूर बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? जवाब देना है कावेरी नदी पर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेट्टूर बांध कौन से राज्य में स्थित है, तब बताना है कि जो मेट्टूर बांध है वह तमिलनाडु में स्थित है, जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है। सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तमिलनाडु से ही संबंधित है और ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पूछा जाएगा डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो जवाब देना है तमिलनाडु में। जो दूसरा पॉइंट है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि कडावुर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र और दूसरा कडावुर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है शिव समुद्रम परियोजना से। शिव समुद्रम परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है? शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर बनी हुई है। भारत में वर्तमान समय में रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो जवाब देना है कि भारत में वर्तमान समय में जो रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 75 हो गई है। रामसर नामक जो स्थान है यह कौन से देश में है? रामसर नामक स्थान जो है यह ईरान में स्थित है। पूछा जाता है कि रामसर समझौता कब हुआ था? जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस के रूप में उन सभी को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। हमने क्या कहा? रामसर समझौता कब हुआ था? ये जो रामसर समझौता है 2 फरवरी 1971 को हुआ था और इसी कारण से प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्या याद रखना है आपको? यहाँ से आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। भारत में वर्तमान समय में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 75 है। रामसर नामक स्थान कौन से देश में है? ईरान में है। रामसर समझौता कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। पूछा जाता है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी को क्या हुआ था? रामसर समझौता हुआ था और यह आर्द्रभूमि से ही संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सर्वाधिक रामसर साइट कौन से राज्य में है? देखिए भारत में पूछा जाएगा कितनी रामसर साइट हैं, तो जवाब देना है 75 रामसर साइट हैं, 75 हैं।
अगर आपसे ये पूछ दे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट हैं, तो जवाब देना है तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइट हैं। आपको एक आंसर बताना है कमेंट करके कि तमिलनाडु में कितनी रामसर साइट हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन बना है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन बना है, जवाब देना है रानीपुर टाइगर रिजर्व। पूछा जाए कि रानीपुर टाइगर रिजर्व राज्य में है तो बताना है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में रानीपुर टाइगर रिजर्व है और इसी को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगर पूछा जाए कि 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो जो 52वां टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है, रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान के बूंदी में। कहाँ है, राजस्थान के बूंदी में पड़ता है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ है, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ है। देखिए मणिपुर से आपको ये नहीं याद रखना है कि ये मणिपुर में ही है, आपको यही तो यहाँ पर याद रखना है कि जो माउंट मणिपुर नेशनल पार्क है ये अंडमान निकोबार में है। कुछ लोग क्या करेंगे, ये मणिपुर देखकर क्या टिक कर देंगे, मणिपुर टिक कर देंगे, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ है, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। तो अंडमान निकोबार से आपको 2 राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं। अंडमान निकोबार से कितने राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं, 2। पहला याद रखना है मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा याद रखना है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों के दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं, अंडमान निकोबार में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा कौन सी होगी, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा कौन सी होगी, तो इसका नाम है MV गंगा विलास। MV गंगा विलास जो है यह दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा होगी। यह कब से शुरू होगी, यह इसकी शुरुआत की जाएगी 10 जनवरी 2023 को। ये जो इसकी लंबाई होने वाली है कितनी होगी, इसकी लंबाई होने वाली है 3200 किलोमीटर। और यह कहाँ से कहाँ तक होगी, ये जो दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है कहाँ से कहाँ तक शुरू की जाएगी, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। कहाँ से कहाँ तक, वाराणसी के रविदास घाट से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक यह शुरू होगी। इसका नाम याद रखना है, नाम क्या है, MV गंगा विलास। एक बार मैं आपको इसका फिर से रिवीजन करवाता हूँ। दुनिया के सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा की शुरुआत कब से की जाएगी, 10 जनवरी 2023 से। लंबाई कितनी होगी इसकी, 3200 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक शुरू होगी, वाराणसी के रविदास घाट से असम के डिब्रूगढ़ तक। इस सेवा का नाम क्या है, इस क्रूज सेवा को जो नाम है वह है MV गंगा विलास। क्या नाम है, MV गंगा विलास। चलिए इससे संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। अब पूछा जाएगा कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर्स बस कहाँ शुरू की गई है, जवाब देना है मुंबई में। इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहाँ शुरू की गई है, यहाँ पर डबल नहीं, यहाँ पर होगा डबल डेकर बस कहाँ शुरू हुई है, जवाब देना है मुंबई में। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वह कौन सी नदी पर है, तो जवाब देना है गंगा नदी पर। कहाँ से कहाँ तक, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है और ये गंगा नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में। कहाँ से कहाँ तक, सादिया से धुबरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 जो पुरस्कार हैं इनकी घोषणा हो चुकी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है। ये पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, तो जवाब देना है शरद कमल को। किसे, शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है। शरद कमल कौन है, ये शरद कमल जो हैं यह टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और ये इन पुरस्कारों का वितरण कब किया जाएगा, पुरस्कारों का जो वितरण है वह 30 नवंबर 2022 को किया जाएगा। 2021 में पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था, जवाब देना है 12 खिलाड़ियों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो ये पुरस्कार है कौन सा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पुराना नाम क्या है? इसका जो पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो जवाब देना है जो सर्वश्रेष्ठ कोच होता है, सर्वश्रेष्ठ कोच को दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 संबंधित है सी विजिल 22 से। सी विजिल 22, ये सी विजिल 22 क्या है? तो जवाब देना है कि यह तटीय रक्षा अभ्यास है। सी विजिल 22 क्या है? यह तटीय रक्षा अभ्यास है। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? इसका आयोजन 15 नवंबर से 16 नवंबर तक किया गया है। और यह इसका कौन सा संस्करण है? यह इसका तीसरा संस्करण है। भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत के तटीय सीमा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। तो यहाँ से सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पूछा जाए कि सी विजिल 22 क्या है? बताना है तटीय रक्षा अभ्यास है। आयोजन कब से कब तक हुआ? 15 नवंबर से 16 नवंबर तक। संस्करण इसका कौन सा है? ये इसका तीसरा संस्करण है। स्टैटिक जीके से संबंधित या फिर कह सकते हैं भूगोल से संबंधित कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज कौन से देशों के मध्य होती है? भारत और अमेरिका के मध्य में। स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास कौन से देशों के मध्य में होता है? भारत और श्रीलंका के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 के बारे में। सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न है कि नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो आयोजन है कोच्चि में किया गया है। कोच्चि किस राज्य में स्थित है? केरल में। अगर आपसे पूछा जाए कि नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो जवाब देना है कि इसका आयोजन 11 नवंबर से 18 नवंबर तक किया गया है। पूछा जाए कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बताना है कि इसका उद्घाटन आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया है। ये आरिफ मोहम्मद खान कौन है? यह हैं केरल के राज्यपाल। तो यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो जवाब देना है कि इसका जो आयोजन है वह कोच्चि केरल में किया गया है। कहाँ किया गया है? कोच्चि केरल में किया गया है। अगर पूछा जाए कब से कब तक किया गया है तब बताना है कि इसका आयोजन 11 नवंबर से 18 नवंबर तक किया गया है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। ये आरिफ मोहम्मद खान कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जो हैं यह केरल के राज्यपाल हैं। सभी के सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, ये जो नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप है इससे संबंधित एक एसोसिएशन है। उसका नाम क्या है? IBSA। IBSA इसका नाम है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि IBSA जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IBSA का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1981 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? इसका मुख्यालय है जर्मनी के वॉन में। कहाँ है? जर्मनी के वॉन में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है आगामी खेल प्रतियोगिताएं एवं उनका आयोजन। यहाँ से प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपको आराम से सुनना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 इनका आयोजन कहाँ किया गया? इनका आयोजन यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में किया गया और यह 22वें नंबर के थे। पूछा जाए कि 2026 में कहाँ इनका आयोजन किया जाएगा? तो जवाब देना है कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में इनका आयोजन किया जाएगा। और ये कौन से क्रम के होंगे? 23वें क्रम के होंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है क्रिकेट विश्व कप 2023। ये जो पुरुष, एम का मतलब है मेल यानी कि पुरुष, जो क्रिकेट पुरुष विश्व कप 2023 है उसका आयोजन कहाँ होगा? उसका आयोजन होगा भारत में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि
आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2022, यह इसका कौन सा संस्करण था? तो जवाब देना है कि 2022 में इसका 8वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। विजेता कौन रहा है? विजेता रहा है इंग्लैंड। कौन रहा है? इंग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है महिला क्रिकेट विश्व कप 2022। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा और विजेता इसका कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। पूछा जा रहा है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 से। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया। विजेता कौन सा देश बना है? विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है शीतकालीन ओलंपिक 2022 से। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कौन से देश में किया गया? बीजिंग में किया गया। और बात की जाए इसमें पदक तालिका की, तो पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो बताना है नॉर्वे ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 से संबंधित। कहा जाएगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा? जवाब देना है पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। पेरिस जो है वह फ्रांस देश की राजधानी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कौन सा संस्करण खेला जाएगा, तो जवाब देना है 33वां संस्करण। अभी जो हाल ही में 2020 में हुआ था वह इसका 32वां संस्करण हुआ था और उनका आयोजन कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था, जिनको हम लोग टोक्यो ओलंपिक नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन इंडिया में किया जाएगा। इंडिया में कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। और यह इसका कौन सा संस्करण होगा? यह इसका 15वां संस्करण होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 से संबंधित। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन से देश ने की है? तो जवाब देना है कि इसकी मेज़बानी अमेरिका के द्वारा की गई है और इसी में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। कौन से खेल के अंदर? भाला फेंक के अंदर। ये पॉइंट आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है इनके चौथा संस्करण कहाँ खेला गया था? पंचकुला हरियाणा में। और 5वां संस्करण कहाँ खेला जाएगा? 5वां संस्करण इसका मध्य प्रदेश में खेला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था। दूसरा संस्करण कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। तीसरा संस्करण कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट पॉइंट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी है किसे दी जाती है? तो जवाब देना है सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो होती है उसे ये ट्रॉफ़ी दी जाती है, जिसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। और इस बार यह किसे दी गई है? तो जवाब देना है गुरु नानक यूनिवर्सिटी को। गुरु नानक यूनिवर्सिटी कहाँ है? अमृतसर में है और इसी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 संबंधित है आसियान से। आसियान के बारे में यहाँ से क्या पूछा जा सकता है? तो आसियान के बारे में जो यहाँ से प्रश्न बनेगा, इसने अभी हाल ही में क्या घोषणा की है? आसियान ने तिमोर लेस्ते, किसे? तिमोर लेस्ते को सैद्धांतिक रूप से अपना 11वां सदस्य स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की है। कहने का मतलब ये है कि आसियान में अभी तक जो मेंबर थे कितने थे? अभी तक इसमें 10 सदस्य थे, लेकिन अब इसने एक सहमति व्यक्त की है। जो तिमोर लेस्ते नाम का एक देश है उसे क्या बनाएगा? उसे ये अपना 11वां सदस्य बनाएगा। अभी तक बना नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि तिमोर लेस्ते इसका 11वां सदस्य बनेगा। अब कब बनेगा ये अभी नहीं पता है, लेकिन इसने स्वीकार अपनी सहमति व्यक्त की है कि तिमोर लेस्ते को 11वां सदस्य बनाया जाएगा। अब बात आई है आसियान की, तो आसियान का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो आसियान का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगर पूछा जाए कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में हुई थी।
आसियान का पूछा जाए मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है इसका जकार्ता में। जकार्ता कौन से देश की राजधानी है, इंडोनेशिया की। सदस्य इसमें कितने हैं वर्तमान समय में, इसमें वर्तमान समय में सदस्य हैं 10। इन 10 सदस्य देशों के एक बार नाम देख लेते हैं। पहला नाम है म्यांमार, दूसरा नाम है थाईलैंड, तीसरा नाम है लाओस, चौथा नाम है वियतनाम, पांचवा नाम है कंबोडिया, छठा नाम है मलेशिया, सातवां नाम है सिंगापुर, आठवां नाम है इंडोनेशिया, नौवां नाम है ब्रुनेई, 10वां नाम है फिलीपींस। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक होमवर्क दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये जितने भी 10 देश हैं इन 10 देशों की राजधानी और मुद्रा क्या बताना है। इन 10 देशों की राजधानी और मुद्रा आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है। सारे के सारे पॉइंट्स आपको ये लिखने हैं और जो सबसे पहले लिखेगा उसका मैं कमेंट अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करूँगा। तो इन सभी का जो आंसर है आप लोगों को बताना है। क्या बताना है, पहला राजधानी और दूसरा मुद्रा, इन सभी 10 देशों के बारे में बताना है। बात आई थी यहाँ पर तिमोर लेस्ते की। तिमोर लेस्ते के बारे में जान लेते हैं। ये जो तिमोर लेस्ते है इसका पुराना नाम है क्या, पूर्वी तिमोर। इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है पूर्वी तिमोर। अब बात आई है यहाँ पर पूर्वी तिमोर की, तो ये जो पूर्वी तिमोर है यह 1975 तक तो पुर्तगालियों के अधीन था और फिर इसके बाद में वर्ष 2022 तक इंडोनेशिया के अधीन रहा है। अब यह क्या हुआ है, एशिया का सबसे युवा देश बन गया है जिसका नाम है तिमोर लेस्ते। क्योंकि पूर्वी तिमोर का नया नाम क्या हो गया है, पूर्वी तिमोर का नया नाम हो गया है तिमोर लेस्ते। पूछा जाए कि इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी इसकी डिली या फिर दिल्ली कह सकते हैं। दिल्ली नहीं है, दिल्ली बिल्कुल नहीं करना है। क्या लिखा है ये लिखा है डिली, ना कि दिल्ली। डिली या फिर दिल्ली कह सकते हैं। एशिया की इसकी राजधानी क्या है, पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है, डिली कह सकते हैं या फिर दिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता, इसके विजेता कौन बने हैं, तो बताना है कि इसके जो विजेता हैं वह बने हैं श्लोक मुखर्जी। श्लोक मुखर्जी किस राज्य के निवासी हैं, कोलकाता के निवासी हैं। इन्होंने कौन से विषय पर डूडल बनाया था, तो बताना है कि 25 वर्ष के बाद जो अपना भारत है उस विषय पर इन्होंने डूडल तैयार किया था और यह उसी डूडल के लिए विजेता घोषित किए गए हैं। अब पुरस्कार से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार से पहला प्रश्न यही बनेगा कि पुलित्जर जो पुरस्कार है वह कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो जवाब देना है कि यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि पुलित्जर पुरस्कार कौन से देश के द्वारा दिया जाता है, तब बताना है कि यह पुरस्कार अमेरिका के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। बात आई है पुलित्जर पुरस्कार 2022 की, तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है, फहमीदा अजीज को दिया गया है। फहमीदा अजीज किस देश से हैं, बांग्लादेश से हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022। पूछा जाएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के लिए 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है, इंदौर है। और 1 लाख से कम जनसंख्या वाला जो शहर है उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, पंचकनी है। इंदौर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और पंचकनी जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, नेक्स्ट पुरस्कार है प्रित्जर पुरस्कार। देखो वो पुलित्जर था और ये प्रित्जर है। प्रित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, ये फ्रांसिस कैरे को दिया गया है और यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 संबंधित है RL कश्यप के निधन से। RL कश्यप का निधन हो गया है। यह कौन थे, यह एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट इनसे ये याद रखना है कि ये जो 4 वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि 4 वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे, तो RL कश्यप थे और इनका अभी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया है। और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, 2021 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात आई है यहाँ पर वेदों की, तो वेद त्रयी जो होते हैं, वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल हैं, जवाब देना है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों को मिलाकर क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। जादू टोना का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है, तो बताना है अथर्ववेद में।
अब निधन यहाँ पर हुआ है तो निधन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि अभी हाल ही में कौन कौन से निधन हुए हैं। तो महत्वपूर्ण निधन है, सबसे पहला नाम है यहाँ पर स्टीफन विल्हाइट। स्टीफन विल्हाइट कौन थे? ये थे GIF के निर्माता। GIF मतलब ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। पूछा जाएगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट के जो निर्माता थे इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? तो नाम है इनका स्टीफन विल्हाइट। दूसरा नाम याद रखना है इब्राहिम बाउबकर कीता। इब्राहिम बाउबकर कीता का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है, यह माली के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट पॉइंट है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जी का अभी हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और यह कथक के फेमस शास्त्रीय नर्तक थे। क्या थे? कथक के फेमस शास्त्रीय नर्तक थे। बात आई है एलिजाबेथ सेकंड की। एलिजाबेथ सेकंड यूके की जो महारानी थी, ये कहाँ की महारानी थी? यूके की महारानी थी। इनका भी 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे। इनका भी 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शिंजो आबे, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनके भी निधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रस्थान। क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्थान क्या है? ये जो प्रस्थान है यह एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है। प्रस्थान क्या है? प्रस्थान जो है वह अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। पूछा जाए किसके द्वारा, तो बताना है भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए हैं। अब हम लोग करेंगे गौरव सीरीज। गौरव सीरीज में टॉपिक रहेगा आज का साइंस। तो साइंस से संबंधित क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर साइंस से जो यहाँ पहला पॉइंट दिया गया है वह संबंधित है भेदन क्षमता से। पूछा जाएगा अल्फा तरंग, बीटा तरंग और गामा तरंग, ये जो तीनों तरंगे होती हैं इनमें सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता कौन सी तरंग की होती है? तो सबसे ज़्यादा जो क्षमता होती है वह गामा की, जो गामा तरंग होती है इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है और अल्फा तरंग की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। उसके बाद दिया गया है कि जो वर्षा की बूंद होती है वह गोल किस कारण से होती है? वर्षा की बूंद का गोल होना कौन से कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण से। मच्छरों के जो लार्वा होते हैं उनका तेल छिड़के हुए जो पानी में डूबकर ये मर जाते हैं, यह कौन से कारण की वजह से होता है? पृष्ठ तनाव की वजह से। गर्म सूप का स्वादिष्ट होना, इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि लालटेन में तेल का बत्ती के द्वारा ऊपर चढ़ना, यह कौन सी प्रक्रिया पर आधारित है? तो बताना है केशिकत्व प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो जवाब देना है पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं। पूछा जाए कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो जवाब देना है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं महत्वपूर्ण राशियां एवं उनकी इकाई। महत्वपूर्ण राशियां एवं उनकी इकाई। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? कैंडेला। प्रतिरोध की इकाई ओम। धारा का इकाई क्या है? एम्पियर। दूरी की इकाई पारसेक है, मीटर है, प्रकाश वर्ष है, ये तीनों इसकी इकाइयां हैं। दाब की इकाई क्या है? पास्कल। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल। पूछा जाए दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो जवाब देना है पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बंदूक से गोली का चलना कौन से नियम पर कार्य करता है? तो यह क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित होता है। बस के रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुक जाना कौन से नियम पर आधारित है? जड़त्व के नियम पर। वॉशिंग मशीन कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भूस्थायी कक्षा। भूस्थायी जो कक्षा होती है इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? आर्द्रता। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता। फैदोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना कौन से कारण से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। मरीचिका का कारण क्या है? मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण।
पानी में डूबी हुई वस्तु थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। द्रव में डूबी हुई छड़ हल्का सा टेढ़ी दिखाई देती है, इसका भी कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बताना है डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। चट्टान की आयु किससे पता करते हैं? यूरेनियम से। जीवाश्म की आयु किससे पता करते हैं? कार्बन 14 से। रक्त कैंसर में किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। थायराइड ग्रंथि के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन 131 का। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।